सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार। क्या हाल है? हाल चाल बहुत अच्छे हैं। आज कुछ खास दिन है, नवरात्रि का 5वां दिन है। हाँ जी, और जो खास दिन है नवरात्रि के अलावा उनकी बात बता देते हैं। आज विश्व कपास दिवस है, इस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। इसके अलावा विश्व पर्यावास दिवस है, उस पर भी हम बात करेंगे। और 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के बारे में भी हम जानकारी देंगे। और कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालें, ये बात हम याद दिलाएंगे अपने श्रोताओं को। बिल्कुल, स्वच्छता का ध्यान रखना सभी के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा होगी और कुछ सौंदर्य पर बात होगी। बिल्कुल। तो अभी हम एक गाना सुनने से पहले थोड़ी सी बातें कर ले कि माँ स्कंद माता का रंग पूरी तरह कहा जाता है सफेद है, और सफेद रंग कहा जाता है आध्यात्म का रंग होता है। और क्योंकि आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, और देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। और इन देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। और दाहिनी भुजा में अपने पुत्र स्कंद को ये पकड़े हुए हैं, और निचली दाहिनी भुजा में एक हाथ में कमल और कमल का फूल है, और दूसरा जो बायां हाथ है उसमें वो अभय मुद्रा में हुआ करता है इनका। बिल्कुल। और स्कंद माता यानी दुर्गा माँ जो हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक संग्राम की तरह है और हम स्वयं ही अपने सेनापति हैं। देवी माँ से हम सैन्य संचालन की प्रेरणा लेते हैं, और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से कहा जाता है कि शुभ होता है। बस अपने भीतर थोड़ा आत्मसंयम और त्याग की भावना रखनी चाहिए। ये भी इसका प्रतीक है। फिलहाल एक गाना सुनते हैं। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। पापी हो या होए पुजारी, राजा हो या कोई भिखारी, पापी हो या होए पुजारी, राजा हो या कोई भिखारी, फिर भी तूने जोड़ा सबसे माँ बेटे का नाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। जब जब जिसने तुझको पुकारा, जब जब जिसने तुझको पुकारा, तूने दिया है भर के सहारा। जब जब जिसने तुझको पुकारा, तूने दिया है बढ़ के सहारा। हर भूले राही को माता,
चंचल जी, आज 7 अक्टूबर है और आज का दिन खास है। विश्व कपास दिवस भी है और भी बहुत कुछ है जिस पर हमें चर्चा करनी है। हमारी सखियां सुनेंगी और सखा भी। आप सभी की टिप्पणियों का भी हमें इंतजार है। बहुत ही मूल्यवान फसल होती है कपास की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यापार करती है और जो कम विकसित देश हैं वहां पर रोजगार पैदा करने और वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कपास का बड़ा महत्व होता है और उसके पौधे के सभी भाग बहुत उपयोगी माने जाते हैं। कपास दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों में उगाया जाता है, जैसे कि भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और अन्य देश शीर्ष उत्पादक देश हैं। कपास बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि ये लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। विश्व कपास दिवस का प्रस्ताव 2019 में जो 4 कपास उत्पादक हैं, बेनिन, बुर्किना फासो और चाड और माली, इनके द्वारा रखा गया था और विश्व व्यापार संगठन द्वारा 7 अक्टूबर को इस दिवस का प्रस्ताव रखा गया और आधिकारिक तौर पर जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसका समर्थन भी किया गया। विश्व कपास दिवस को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन मिलकर आयोजित करते हैं। विश्व कपास दिवस 2024 की थीम है कॉटन फॉर गुड। ये एक वैश्विक उत्सव है जिसे हम सब मिलकर मनाते हैं। ये जो कपास का उत्पादन है, इनसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और दुनिया के गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और छोटे किसानों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। कपास से जुड़े कारोबार से दुनिया भर के कई देशों को अर्थव्यवस्था के लिए फायदा होता है। कपास एक पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ है क्योंकि ये तेजी से बायोडिग्रेड होता है, जो प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करने में और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायता करता है। कपास एकमात्र ऐसा कृषि उत्पादन है जो फाइबर और भोजन दोनों ही देता है, जो हमारे दैनिक जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका को दिखाते हैं और कपास से खाद्य तेल, पशुओं का चारा और ईंधन जैसी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल। और कपास के रेशे को इकट्ठा करके सूती धागे में काता जाता है ताकि इससे कपड़ा बनाया जा सके। ये सूती कपड़े बड़े मुलायम होते हैं और गर्मियों में पहनने के लिए विशेष रूप से आरामदायक होते हैं। लोग तो ढूंढ के कॉटन कपड़े पहनते हैं क्योंकि कुछ लोगों को कॉटन कपड़ों के अलावा और कोई कपड़ा ठीक ही नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है। और कपास की खेती हजारों सालों से, इनकी बहुत पुराने समय से की जाती है। इसके प्राकृतिक और मुलायम रेशों का इस्तेमाल कई तरह के उत्पाद बनाने में किया जाता है। जैसे अभी आपने कहा ना कि कई लोगों को आदत होती है, तो उसके कपड़े बनते हैं, तौलिए, बिस्तर और बहुत सारी अन्य चीजें शामिल हैं जिसमें हम चादर, पर्दे वगैरह को भी शामिल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई औद्योगिक उत्पादों जैसे टायर, फिल्टर और कागज बनाने में भी काम में लिया जाता है। कपास की खेती बहुत सारे राज्यों में की जाती है, जिनमें से प्रमुख उत्पादक राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। और विश्व कपास दिवस इन चुनौतियों को उजागर करने और कपास के उत्पादन को बहुत ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए कार्यवाही का आह्वान करने का अवसर है। हम अपने दैनिक जीवन में कपास के स्थायी प्रभाव को पहचाने, इसकी सराहना करें, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। और अब गाना सुना जाता है, सुनते हैं गाना। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए, न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए। तुम्हारी इस अदा पर भी हमारा
कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। नहीं हम यूं न मानेंगे तो कैसे तुमको समझाएं, नहीं हम यूं न मानेंगे, तो कैसे तुमको समझाएं, दिखा दो दिल हमें अपना, कहाँ से दिल को हम लाएं, कि तेरा था है वो तुमको दिखा सकते हैं कैसे हम, छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। दिया था किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी, दिया था किस लिए बोलो, अमानत ही तुम्हारी थी, ये जब तक पास था अपने और जब सी बेकरारी थी, चलो छोड़ो गिले शिकवे, हुआ है चांद भी मध्यम। छुपा कर मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। चंचल जी कहते हैं हर डगर स्वच्छ तो नगर स्वच्छ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जहां तहां कूड़ा कचरा न फेंकें, हमेशा कूड़ेदान का प्रयोग करें। क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम याद करें कि पिछली बार हम घूमने कहाँ गए थे, यानी कि अपने शहर के बाहर या किसी अपनी सोसाइटी के बाहर, शहर में भी घूमने गए तो कहाँ गए थे और वहां हमने क्या किया? मतलब एक तरह से ये सवाल आप मेरी ओर उछाल रहे हैं कि मैं बताऊं? एक नहीं, हम सबकी ओर ये सवाल है। बिल्कुल, मेरी तरफ भी है और हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं ये तो सवाल सारे श्रोता खुद से पूछें और पड़ताल करें कि जब वो कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, झरनों के किनारे, तो क्या करते हैं? क्या वो स्वच्छता का ख्याल रखते हैं कि ये मान लेते हैं कि स्वच्छता एक मुहिम चल रही है, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी और हमारी जिम्मेदारी खत्म? दरअसल हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है अपने अगल बगल स्वच्छता बनाए रखना, सिर्फ अपने घर के आसपास नहीं। जब हम घूमने जाते हैं तो आप देखिए कि आपको खुद तो सफाई का ध्यान रखना है, ये साथ में अगर कोई ऐसे झुंड का झुंड दिखाई पड़ रहा है और वो चॉकलेट खा के रैपर फेंक रहा है या कूड़ेदान का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो आप उसे दिखाकर बताइए कि ये देखो मैंने आपका कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें याद दिलाइए। और कई लोग तो ये भी करते हैं कि वहाँ एक सुंदर तरीके से कोई ड्राइंग बना देते हैं, कागज पर लिख देते हैं और कहीं ऐसे टांग देते हैं, पत्थर से अटका देते हैं कि यहाँ पर कचरा ना फेंके, कचरे का डब्बा वहाँ पर है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और जैसे आपने भी कहा कि कहीं एक मुहिम चलाई जाती है तो हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ये किसी मुहिम की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबकी आम ज़रूरत है। और साफ़ सुथरी जगह सभी को पसंद होती है और उसे साफ करना ये शायद किसी को पसंद नहीं होता। इसलिए आप जहां भी जाए वहां सफाई रखिए जैसे अपने घर में रखते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है ममता जी कि जहां स्वच्छता होती है ईश्वर का निवास भी वहीं होता है। मन स्वच्छ रहता है। एक गाना सुन लेते हैं, फिर और कुछ बातें करते हैं। कोई नींद लिए जाता है,
चंचल जी, हम स्वच्छता के बारे में बात कर रहे थे गाने से पहले कि जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ तो स्वच्छता का ख्याल रखना ही चाहिए, साथ ही आसपास तो रखना ही है। दरअसल होता क्या है कि छोटे बच्चे बड़ों से बुरी आदतें अच्छी आदतें सीख लेते हैं। अगर हम कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चे भी इस अच्छी आदत को नहीं अपनाएंगे। कहीं भी कचरा फेंकने की बजाय कूड़ेदान का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात हमें बच्चों को सिखानी होगी। बिल्कुल, और कूड़ेदान सिर्फ स्वच्छता के लिए नहीं जरूरी है, बल्कि हमारी सभ्य जीवन शैली की भी ये बहुत बड़ी जरूरत है। और हम सब इस सभ्य जीवन शैली का हिस्सा तभी बन पाएंगे तो ये केले के छिलके हुए, मूंगफली के छिलके, कागज के टुकड़े और कोई छोटे मोटे जो कचरे होते हैं उसे यहाँ वहां ना फेंक कर कूड़ेदान में डालेंगे। और सिर्फ घर की ही बात नहीं हो रही है, आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी पब्लिक से सफर करते हैं ट्रांसपोर्ट से, तब वहां भी इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जब कई बार लोग बस से सफर कर रहे हैं, गाड़ियों से, कार से, तो देखा है कि कांच खोला और कोई भी छोटा सा कचरा वहां फेंक दिया, उड़ता हुआ चला गया, किसी के सिर पर पड़ जाता है, कहीं किसी की गाड़ी में चला जाता है। ये गलत बात होती है। और गली, सड़क, चौराहे से लेकर हर जगह पर दरअसल कूड़ेदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को अपना योगदान देना होगा। इस काम में जो महानगरों में, शहरों में तो अब जगह जगह कूड़ेदान बन गए हैं, यहाँ तक कि नदियों के किनारे, समंदर के किनारे भी बन गए हैं। लेकिन जो गांव हैं और कस्बे हैं वहाँ अभी भी बाकी है ये काम कुछ जगहों पर। इस काम में पंचायत, नगर पालिका या महानगर पालिका प्राधिकरण भी अपना योगदान दे सकती है। और अगर कहीं कूड़ेदान की कमी है, नहीं है वहां पर, तो ऐसे छोटे मोटे कूड़े को हम अपने पर्स में या हैंडबैग में रख के कैरी कर सकते हैं, ताकि जब हम कूड़ेदान के पास से गुजरेंगे तब उसे डाल देंगे। और मैंने बहुत सारी महिलाओं को जो लोकल ट्रेन में मुंबई में सफर करती हैं, वो ऐसा करती भी हैं कि कुछ उन्होंने पैकेट युक्त अगर सामान खाया तो वो खाकर उस पैकेट को अपने बैग में रख लेती हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें जागरूकता का अभाव है, उन्होंने खिड़की से लिया और बाहर फेंक दिया। और कूड़ेदान में भी कचरा डालने का थोड़ा सा तरीका होता है जिसे जान लेना चाहिए। अलग अलग रंग के कूड़ेदान का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गीला कचरा हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए और सूखा कचरा नीले रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। और उसमें चित्र भी बना होता है, लिखा भी होता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक कचरे को लाल रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। और धातु के कचरे के लिए ग्रे रंग के कूड़ेदान का इस्तेमाल किया जाता है। और मिश्रित रिसाइकलिंग सामग्री के लिए पीले रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। ई कचरे की सामग्री के लिए काले रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। नरम प्लास्टिक रिसाइकलिंग सामग्री के लिए सफेद रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकारी रखना जरूरी है। और कई बार हम देखते हैं जहां हम गीला कचरा, खाने पीने की चीजें जिस कूड़ेदान में डाली जाती हैं, वहां कूड़ेदान में कीड़े लग जाते हैं, तो इन्हें भी खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत आसान और प्रभावी तरीका है कि आप कीटनाशक डाल दें। सामान्य उपयोग के लिए बाजार में जो भी कीटनाशक मिलते हैं आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी जो बग स्प्रे वगैरह आते हैं उन्हें आप कूड़ेदान पर छिड़काव करें। और इतना ही नहीं करना, इसके अलावा कूड़ेदान पर कीटनाशक का जब छिड़काव कर देंगे तो 30 मिनट के लिए आपको रुकना है, ताकि वो जो कीड़े हैं वहां से खत्म हो जाए, यहाँ वहां बिखर जाए या मर जाए। तो ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। और हम सब भी ये संकल्प लें कि सड़कों पर या हमारे आसपास, हमारे घर गली मोहल्ले में भी कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे। कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का ही इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करके ही हम सभ्य जीवन शैली की मिसाल पेश कर सकेंगे। ममता जी, और हम इस समय क्या कर सकते हैं? गाना सुन सकते हैं। सुनते हैं। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए
के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी, जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी, जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से पाया है तुम्हें, भीगा भीगा है समा। जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें, भीगा भीगा है समा। जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है, आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे। प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते ही रहे। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। घराना फिल्म का गाना था। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। शकील बदायूनी के बोल थे और रवि का संगीत था। और हम बात जब कर रहे थे स्वच्छता को लेकर, कचरे को लेकर, तो एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है, वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। तो कचरा निपटाने के क्या तरीके हैं, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि उसे जमीन में दबाना, जला देना, रिसाइकल करना, कंपोस्ट करना और ऊर्जा उत्पादन करना। कचरा डालने से पहले ये सुनिश्चित करें कि कचरे के जो वर्गीकरण है उसका आप पालन कर रहे हैं और उसका निपटान सही तरीके से कर रहे हैं। और अब सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक अंतराल का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रंगमंच से सिनेमा की दुनिया में आए कुमुद मिश्रा। और सुनील भाई के साथ मैंने जो पहला नाटक किया था शायद वो अरे मायावी सरोवर था। उसके बाद उनके साथ गरम कमरा किया। बताएंगे अपनी जिंदगी की कहानी। कई मैंने ऐसे विजुअल देखे हैं कि एक बंदा चला जा रहा है, एक हाथ में रेडियो है, चला जा रहा है, और मुझे इतना अद्भुत लगता था। मुझे लगता था सोचो ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, और इसका साथी ये हमेशा इसका साथी रहेगा। और बताएंगे अपने पसंदीदा किरदार के बारे में। उनके दिमाग में ये स्क्रिप्ट थी और उन्होंने उसके बाद मुझे सुनाई कि ऐसा है, बताइए। तो मैंने कहा मैं तो करूंगा। उन्होंने कहा वजन कम करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे 3 महीने का समय दीजिए, करता हूँ, और अगर नहीं कर पाया तो आप ऑप्शन ढूंढते रहिएगा। मशहूर अभिनेता कुमुद मिश्रा आ रहे हैं विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में 7 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7 अक्टूबर यानी आज शाम 4 बजे सखी सहेली कार्यक्रम के बाद। और चंचल जी, आप क्या सोच विचार कर रही हैं? श्रोताओं की टिप्पणियों में डूबी हुई हैं, देख रहे हैं। और 7 अक्टूबर जैसे आपने कहा तो मुझे याद आया कि ये पहला सोमवार है अक्टूबर महीने का, और पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावास दिवस। यही बात हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजी है बहुत सारे। और इसे विश्व आवास दिवस भी कहते हैं। राज्य या कस्बों और शहरों की स्थिति को प्रतिबिंबित करने और सभी को पर्याप्त आश्रय मिले, आवास मिले, ये उनका मूल अधिकार को इसको बढ़ावा मिले, इसीलिए ये दिवस हम मनाते हैं। और ये दिन ऐसे समुदायों को भी बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जहां लोग फल फूल सकें। टिकाऊ, लचीले, समावेशी शहरों को प्राथमिकता देकर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हर किसी के पास अपना घर कहने के लिए एक जगह हो। ये निष्पक्ष और टिकाऊ दुनिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ममता जी, इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि वर्तमान पीढ़ी को हमें याद दिलाएं कि भावी पीढ़ी के पर्यावास यानी हैबिटेट के लिए उत्तरदायी हैं वो। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि मनुष्य के मूल अधिकारों को पहचाने, उसे पर्याप्त आश्रय दे, सही कस्बों और शहरों की स्थिति में सुधार हम लेकर आए। शहरों और मानव बस्तियों में बढ़ती असमानता को कम करना बहुत जरूरी है। ये दिन दुनिया को ये याद दिलाता है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। और बहुत सालों पहले शहरी क्षेत्रों में विकास काफी हद तक तेज हो गया था, क्योंकि लोग नौकरियों की तलाश में गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ गए, क्योंकि निश्चित रूप से ज्यादा कारखाने, रोजगार के साधन उन्हें शहरों में ही मिलते थे। तो पिछले कुछ सालों में शहरीकरण का विकास भी बहुत तेजी से हुआ है। ममता जी, एक श्रोता ने हमें लिखा भी है, विश्व पर्यावास दिवस के लिए वार्षिक थीम जो है वो इस तरह से है कि इनमें बेघरों के लिए आश्रय, हमारा पड़ोस, सुरक्षित शहर, शहरी सरकार में महिलाएं, झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त शहर और शहरों के लिए जल और स्वच्छता शामिल है। तो ये पिछले कुछ सालों की थीम इन्होंने लेकर भेजी है। और लोग आजीविका और अधिक समृद्ध जीवन पाने के लिए शहरों की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्थिक केंद्रों के रूप में शहर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी योजना और पर्याप्त संसाधनों की कमी हम सबके लिए समस्याएं पैदा करती है। ऐसी परिस्थिति में कई शहरी निवासियों के लिए पर्याप्त आवास भी नहीं होते हैं। और एक तरफ जहां कुछ लोग बड़े बड़े घरों में शान और शौकत से रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित घर नहीं है, छत नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 10 करोड़ है जिनके पास घर नहीं है, जबकि 1.6 अरब लोग बेहद बदहाल स्थिति में रह रहे हैं। और विश्व भर में झोपड़पट्टी में रहने वाले निवासियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। आपको पता होगा कि मुंबई जैसे महानगर में भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग झोपड़ियों में रहते हैं, चौल में रहते हैं। और यहाँ की जो कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है वो है यहाँ धारावी एक जगह है, वहां पर लोग छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन ऐसी ही जगह पर बहुत मतलब लोग इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं कि वहाँ पर चमड़े के उद्योग से अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब चमड़े के तमाम सामान ले आते हैं, जैसे बैग, पर्स, वहाँ पर बेचते हैं, जिससे उनकी आजीविका भी चलती है। और एक तरफ जहां लोग बड़े घरों में शानो शौकत से रहते हैं, जैसे आपने कहा, तो इस बात पर एक कमेंट आया है कि हम सभी लोगों के लिए एक जगह समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ मानव बस्तियों का निर्माण करने का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अब एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं।
सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। हाँ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं। हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। ममता जी, जो ये आवाज की समस्या है, इसका समाधान करने के लिए 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सोमवार को पर्यावास दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा और इसे पारित किया। संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिन के लिए एक खास थीम भी जारी करता है, जिसके जरिए हर आम आदमी के जीवन में मूलभूत चीजों का अभाव ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। और इस वर्ष यानी 2024 में जो पर्यावास दिवस है, इसकी थीम है बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। इस दिन को मनाने का मकसद तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि नई पीढ़ी को शहरी वर्तमान और भविष्य की योजना बनाने में भी हम शामिल कर सकें। विश्व पर्यावास दिवस पहली बार 1986 में नैरोबी केन्या में मनाया गया था, जिसका विषय था शेल्टर इज राइट और पर्यावास मेरा अधिकार है। इस योजना में, इस मुहिम में युवाओं को भी जोड़ा गया है ताकि युवा इस ओर आगे कदम बढ़ा सके। और इसके पीछे एक कारण और है। विश्व पर्यावास दिवस तीव्र शहरी विकास की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ टिकाऊ शहरीकरण में युवाओं के योगदान का जश्न मनाने का एक अनूठा अवसर भी है। और इस महत्वपूर्ण दिन का एक आकर्षण है हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार, जिसे 1979 में संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम के लिए किया गया था और ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मानव बस्तियों के पुरस्कार माना जाता है। और इसका उद्देश्य मानव बस्तियों और शहरी जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने और उनको सुधारने जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मान्यता देता है। एक श्रोता ने टिप्पणी की है, इस दिवस का उद्देश्य है दुनिया को ये याद दिलाना कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और इस समय हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक गाना सुन लें और अपने श्रोताओं को भी सुनवा दें। बिल्कुल, सुनते हैं। कब
कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की अरे तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की अरे तूने मोरा जिगर। ममता जी, इन दिनों हम बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे ही हित के लिए और लाभ के लिए बनाई जाती हैं। आज जिस योजना की, जिस स्कीम की हम चर्चा कर रहे हैं, ये है वन रैंक वन पेंशन योजना। वन रैंक वन पेंशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत समान रैंक और सेवा के वर्षों के साथ साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के सैनिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना एक समान पेंशन दी जाती है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजी है। और इसके बारे में हम तफसील से जानकारी दे देते हैं अपने श्रोताओं को। 2014 में सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के 2 सैनिकों की पेंशन राशि में बड़ा अंतर नहीं होगा। इस योजना का यही लाभ, भले ही वे कभी भी रिटायर हुए हों। सैनिकों के लिए जारी कल्याणकारी योजनाओं का बजट भी बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत हर 5 साल में पेंशन दरों में बदलाव किया जाता है। इससे पहले किया गया बदलाव जुलाई 2019 से लागू हुआ था और 30 जून 2019 तक रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को इसका फायदा मिला था। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारियों की पेंशन राशि में OROP योजना के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन में रैंकवार पेंशन बदलाव किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है, प्रभावित हुई है। इस योजना के तहत आने वाले सभी रक्षा कर्मियों, सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्ति के बाद जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन सभी रक्षा पेंशन भोगियों और उनके परिवार पेंशन भोगियों के लिए रैंक के अनुसार पेंशन में संशोधन किया गया है। और इस पेंशन में जो संशोधन किया गया 1 जुलाई 2024 से उसमें बढ़ोतरी की गई है। और ये भी बता दें कि जो सैनिक 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं और जो अब रिटायर होंगे, उन सभी को एक समान पेंशन मिलेगी। OROP का मतलब ये है कि एक ही रैंक से रिटायर होने वाले अफसरों को एक जैसी ही
पेंशन दी जाएगी। यानी 1990 में रिटायर हुए कर्नल जो आज रिटायर होने वाले कर्नल के समान ही पेंशन मिलेगी। इस योजना से लगभग 3 लाख रिटायर्ड सैनिकों को फायदा होगा। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान 4 किश्तों में किया जाएगा। सेना, नौसेना और वायुसेना से सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी OROP योजना के लिए उचित पात्र हैं। इस योजना में वे कर्मी शामिल हैं जो समान रैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं और समान अवधि तक सेवा जिन्होंने की है, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। एक कमेंट आया है इस योजना के बारे में। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 रैंक 1 पेंशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत समान रैंक और समान अवधि के साथ सेवानिवृत्ति होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को समान पेंशन दी जाती है। अब एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं और गाना सुनवाते हैं। जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे ना। बन जाए, चाहे सब रूठे तू रूठे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना, हाय छूटे ना, कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना। कहीं ना लागे, ये प्रीत के है नाजुक धागे, दुनिया की नजर कहीं ना लागे, कोई प्यार हमारा लूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना, हाय छूटे ना, कभी छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी छूटे ना। एक बार जो नाता जुड़ जाए भाई तो कभी टूटे ना, यही तो शुभकामना हम सब करते हैं। यही तो रिश्तों की अहमियत होती है। जब रिश्ते जुड़ते हैं तो यही कामना करते हैं कि कभी वो टूटे ना, लेकिन उसके लिए रिश्तों में जान डालने के लिए अपनी ओर से पहल करना भी जरूरी होता है, अपनी ओर से कोशिश करना भी। जैसे कि अगर आप चुपचाप खामोश सी बैठी थी तो मैंने आपसे पूछा ना कि क्या हाल चाल है तो फिर आप भी एकदम चहक के जवाब दिया आपने, है ना। और रिश्तों को जोड़ने के लिए समय समय पे जो त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, वो
वो भी एक बड़ा माध्यम होते हैं। जैसे इन दिनों गरबा उत्सव चल रहा है और गरबा करने जब महिलाएं जाती हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी जाते हैं, तो बड़े बन ठन के जाते हैं और हर महिला में होड़ लगी रहती है कि हमें सबसे सुंदर दिखना है, हमें सबसे बेहतर दिखना है। और इस चक्कर में बहुत सारा समय चला जाता है तैयारी में, क्योंकि गरबा खेलना है तो भाई तैयारी। और गरबा यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र की ओर तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए बाकायदा व्यावसायिक स्तर पर लोग गरबा करते हैं और बहुत सारी फिल्मी दुनिया के लोग भी गरबा करते हैं और गरबा खेलने के लिए उसे मतलब उन्हें इसके आय का जरिया भी बना लेते हैं। और तो एक बड़ी बात है, जब आप गरबा करती हैं तो आप खुद भी सोच सकती हैं कि कहीं आपको इसे मतलब कामयाब होकर व्यावसायिक स्तर पर देना है क्या, तो इस तरह से तैयारी भी कर सकती हैं आप सभी। ममता जी, बहुत सारी महिलाओं के पास हो सकता है कि समय की कमी हो और इस समय अभाव में उनके पास कहीं सजने संवरने का समय ना हो, तो घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका उपयोग करके हम बहुत अच्छा दिख सकते हैं। है आपके पास वो खजाना है, छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आप बताना चाह रही हैं कि क्या करें कि घर में ही अपनी सुंदरता का निखार कर लें। बिल्कुल, बहुत सारे बाजार के जो प्रोडक्ट्स उपलब्ध हमें आसानी से हो जाते हैं, उनमें बहुत सारे रसायन भी कई बार होते हैं जो त्वचा को हो सकता है अगर सूट ना किया तो वो हमें नुकसान पहुंचा दे। और त्वचा का रंग असंतुलित भी इससे हो सकता है, जैसे कि गर्दन पे काला घेरा बन जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ गया, मुहां से ठीक तो हो जाते हैं लेकिन पीछे उनके दाग धब्बे रह जाते हैं, सनबर्न और झाइयों की समस्या भी हो सकती है। बिल्कुल, और लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहते हैं तो प्रदूषण से आप दो चार होते हैं तो आपकी त्वचा रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है। और बाजार के जो रसायन युक्त प्रोडक्ट होते हैं, ये इसका जब लगातार इस्तेमाल आप करती हैं या करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी त्वचा पर पड़ता है। लोग लगातार बहुत सारे तरह तरह के क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो आप पहले देखिए कि आपकी त्वचा के लिए कौन सा क्रीम ठीक है या नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें त्वचा को चमकदार बनाना है और सुंदर बनाना है जो सबको आकर्षित कर ले, तो उसके लिए कुछ घरेलू उपचार हम आराम से कर सकते हैं घर पर, और ये चीज़ें बड़ी आसानी से घर में मिल भी जाती हैं और साइड इफेक्ट की संभावना भी बहुत ही कम होती है। संभावना होती है तो इसलिए कि कई चीजें हर एक त्वचा पर सूट नहीं करती। तो दही, संतरा, बेसन, शहद, नींबू, एलोवेरा जेल, पपीता, ऐसी चीजें होती हैं। फल फ्रूट्स भी घर में आते रहते हैं, मसाले भी कुछ होते हैं। तो अगर नींबू लगाए तो वो हर एक की त्वचा को सूट ना करे, दही भी सबको सूट नहीं करता। तो इन चीजों के बारे में तो बताइए, दही वाला नुस्खा बताइए कैसे दही करना? में त्वचा को पोषक तत्व देने की चीजें होती हैं, और जैसे लैक्टिक एसिड में होता है, ब्लीचिंग गुण होते हैं, ये त्वचा की झाइयों को रोकने में भी मदद करते हैं। तो बाजार की ब्लीच लगाने की बजाय हम ये चीजें लगा और संतरा खाइए और उसे लगाइए भी जी। संतरा, जब हमने देखा है कि संतरा खाते हैं लोग और खाते खाते उसको मसल कर मुंह पे भी रगड़ लेते हैं। हाँ, और उसके छिलके को भी। तो ये एक तरह से सुंदरता में निखार आता है, ऐसा कहा जाता है। इसको आप आजमा कर भी देख सकती हैं कि आपकी त्वचा को सूट करता है कि नहीं। जी, इसी के अलावा बेसन भी आप लगा सकते हैं। ये त्वचा को स्वाभाविक रूप से रंगत को हल्का करने के लिए एक प्रभावी समाधान माना जाता है और पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, तो हमारी त्वचा को स्वस्थ भी रखता है। और बेसन का तो उपटन भी बनाया जाता है। हाँ। पहले के जमाने में जो घर में दादी नानी होती थी जी। तो बेसन से बाकायदा बच्चों को उपटन लगा के ही तेल मालिश करती थी, तो ये भी साफ सफाई का काम करता है। इसके अलावा घर में शहद मिल जाता है और इसको एक बेहतरीन ब्लीचिंग और मॉइस्चराइजिंग इसमें जो गुण होते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो त्वचा के ऊपर रूखापन सा आ जाता है उसे दूर करता है। इसके अलावा मुहासों के जो निशान रह गए हैं, कुछ और दाग धब्बे हैं, तो उन्हें भी दूर कर देगा। इसके अलावा नींबू में एसिडिक गुण होते हैं जो हमारी त्वचा की रंगत को हल्का करने में मदद करते हैं, और विटामिन सी से भी भरपूर होता है, तो नई कोशिकाओं को बनाने का काम भी करता है। और साथ में गीत सुनते रहें तो अपने आप आपके स्वभाव में मिठास घुलती है जी। और तो हम अपनी मीठी मीठी बातों को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और गाना सुनते हैं।
जल्दी से आ मेरी बावरी अखियां तेरी प्यासी, चरणों में तेरे पिया स्वर्ग बसा ले तेरी दासी। तुम बता दो मेरे क्या हो, तुम बता दो मेरे क्या हो, मैं तो जानू देवता हो। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया। दुल्हन एक रात की, ये था फिल्म का नाम। इसी फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। और ये था प्रोग्राम का आखिरी गीत और अब विदा लेने का समय हो गया है। घड़ी की ओर देख ही रही हैं आप। बिल्कुल समय नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।